सुप्रभात मित्रों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में मुंशी प्रेमचंद जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपन्यास गबन उपन्यास की चर्चा की थी। हमने कल उसका सारांश डिस्कस किया था और उसके पिछले क्लास में हमने हिंदी व्याकरण से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वो कवर किए थे। पर्यायवाची और विलोम शब्द के बारे में चर्चा की थी, उसके प्रश्न उत्तर हमने हल किए थे। तो आज हम हिंदी साहित्य का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे और वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। मित्रों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे ही अधिकतर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन जो है वो बताया गया है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी इसे देख लेना चाहिए। तो जो प्रथम काल आता है उनका चारण काल, ठीक है, चारण काल जो 700 से 1300 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है, 700 से 1300 ईस्वी मानी जाती है चारण काल। फिर दूसरा नंबर आता है उनका नामकरण का 15वीं शती का धार्मिक पुनः जागरण। ठीक है, फिर तीसरा आता है जायसी की प्रेम कविता। चौथा आता है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5 आता है मुगल दरबार। 6 तुलसीदास। 7 रीतिकाव्य। 8 तुलसीदास के अन्य परिवर्ती। 9 18वीं शताब्दी। 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान एवं 11 अंत में आता है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये जो है ये 11 तक ये जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन माना जाता है। ठीक है, तो इसे इतना महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है, परंतु इसे जान लेना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मिश्र बंधु का काल विभाजन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, IMP कर देता हूँ यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन जानते हैं। तो सर्वप्रथम जो काल आता है वो आता है प्रारंभिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं का। तो उनका जो प्रारंभिक काल वो माना जाता है 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, 2 भागों में विभक्त किया गया है प्रारंभिक काल को। पहला आता है पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा आता है उत्तरारंभिक काल। ठीक है, ये याद रखिएगा नाम, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। ठीक है, तो पूर्व प्रारंभिक काल का जो समय है, समय सीमा है वो है 700 से 1343 ईस्वी। ठीक है, 700 से 1343 ईस्वी। ठीक है, ये पूर्व प्रारंभिक काल का समय माना जाता है। उसके बाद आता है उत्तरारंभिक काल। इसका समय सीमा माना जाता है 1344 से 1444 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा भाग जो है माध्यमिक काल। ठीक है, माध्यमिक काल, इसे भी 2 भाग में विभक्त किया है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल की जो समय सीमा है वो है 1445 से 1560। ठीक है, 1445 से 1560। ठीक है, 1445 से 1560 ईस्वी जो है वो पूर्व माध्यमिक काल मानी जाती है। और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय सीमा है 1561 से 1680 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा चरण अलंकृत काल। ठीक है, अलंकृत काल, इन्होंने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया है। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्वालंकृत काल जिसका समय सीमा माना जाता है 1681। ठीक है, 1681 से 1790। ठीक है, 1790 ईस्वी। और जो दूसरा भाग है वो है उत्तरालंकृत काल। ठीक है, उत्तरालंकृत काल। ठीक है, इसका जो समय है वो है 1791 से 1889 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद चौथा चरण आता है परिवर्तन काल। तो परिवर्तन काल का जो समय सीमा है वो माना गया है 1890 से 1924 ईस्वी। ठीक है, 1924। ठीक है, तो ये परिवर्तन काल माना जाता है मिश्र बंधुओं के अनुसार।
उसके बाद अंत में आता है वर्तमान काल। ठीक है, मिश्र बंधुओं का जो अंतिम चरण है नामकरण और काल विभाजन का, वो है वर्तमान काल। ठीक है, जिसे आज का आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, तो वर्तमान काल का जो समय सीमा है वो है 1926 से अब तक। ठीक है, 1926 से 1926 से अब तक। ठीक है, उसके बाद जिसका काल विभाजन आता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के। इनका इतिहास काल जो है ये सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने लिखा था 1929 में। ठीक है, तो उनका काल विभाजन जो है आचार्य शुक्ल का अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आते हैं एग्जाम में, तो इसे जानना अत्यंत जरूरी है। तो इन्होंने सर्वप्रथम आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि वीर गाथा काल नामकरण जो है वो किन्होंने किया था, तो वो थे आचार्य शुक्ल। ठीक है, इन्होंने वीर गाथा काल नामकरण किया था आदिकाल का। इन्होंने माना था वीर गाथा काल का समय सीमा 1050 से 1050 से 1375। ठीक है, 1050 से 1375 संवत माना जाता है वीर गाथा काल। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल इन्होंने इसको भक्तिकाल ही नामकरण किया था। ठीक है, इसको इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया था, भक्तिकाल ही इन्होंने माना। तो इन्होंने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया था। ठीक है, पूर्व मध्यकाल नाम दिया था। इन्होंने इसकी समय सीमा मानी है 1375 से 1700। ठीक है, 1375 से 1700 मानी है इन्होंने। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर रीतिकाल। तो रीतिकाल को इन्होंने माना था उत्तर मध्यकाल। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था, तो आंसर होगा उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल को क्या नाम दिया था, तो आंसर होगा पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो इन्होंने माना था 1700 से 1900। ठीक है, 1700 से 1900 इन्होंने माना था रीतिकाल का समय। ठीक है, और फिर अंत में आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया था। ठीक है, गद्य काल नामकरण किया था इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि गद्य काल नामकरण किस इतिहासकार ने किया था आधुनिक काल का, तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और इन्होंने गद्य काल का समय माना था 1900 से 1984। ठीक है, तो ये समय सीमा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। ठीक है, तो इनका काल विभाजन और नामकरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसे जान लेना है। तो इन्होंने संधि काल नामकरण किया था। ठीक है, प्रथम काल का नामकरण किया था संधि काल। ठीक है, संधि काल को इन्होंने रखा था 1750 से 1000 ईस्वी। ठीक है, 1750 से 1000 ईस्वी रखा था इन्होंने। उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने नामकरण किया था चारण काल। ठीक है, चारण काल इन्होंने एक्चुअली आदिकाल को दो नामों में डिवाइड किया था, संधि काल एवं चारण काल। ठीक है, तो चारण काल को इन्होंने रखा था 1000 से 1375 ईस्वी। ठीक है, 1000 से 1375 ईस्वी इन्होंने रखा था चारण काल को। ठीक है, उसके बाद आता है भक्ति काल। ठीक है, तो इन्होंने भक्ति काल को रखा था 1375 से 1700 ईस्वी। ठीक है, 1375 से 1700 ईस्वी को इन्होंने रखा था भक्तिकाल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आता है रीतिकाल। ठीक है, तो रीतिकाल को इन्होंने समय सीमा के अंतर्गत रखा था 1700 से 1900। ठीक है, 1700 से 1900 ईस्वी इन्होंने रखा था रीतिकाल को। ठीक है, और फिर अंत में आता है इनका आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को इन्होंने समय सीमा के अंदर रखा था संवत 1900 से अब तक। ठीक है, 1900 से अब तक। उसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था, तो वो लिखा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, तो इनका काल विभाजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने प्रथम काल का नाम रखा था आदिकाल। ठीक है, कोई बदलाव नहीं, आदिकाल ही नामकरण उन्होंने रखा था। इन्होंने इसकी समय सीमा मानी थी 1184
ठीक है, 1184 से 1350, ठीक है, 1350 इन्होंने समय सीमा रखी थी आदिकाल की। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल। तो इसको पूर्व मध्यकाल को इन्होंने समय सीमा के अंतर्गत रखा था सन 1350 1350 से 1600, ठीक है, 1600 1350 से 1600 ईस्वी इन्होंने पूर्व मध्यकाल को रखा था। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर उत्तर मध्यकाल, ठीक है। तो उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रखा था समय सीमा सन 1600 से 1857, ठीक है, 1600 से 1857 ईस्वी जो है इन्होंने उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आधुनिक काल, ठीक है। तो इन्होंने आधुनिक काल को रखा था सन 1857 से अब तक, ठीक है। तो 1857 जो है आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है काल विभाजन किया था आदिकाल। इन्होंने इसकी जो समय सीमा मानी थी वो है 7वीं सदी के मध्य से, ठीक है, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, ठीक है, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक इन्होंने रखी थी भक्ति काल की समय सीमा। उसके बाद आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल की समय सीमा इन्होंने रखी थी 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, ठीक है, 14वीं सदी से मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक इन्होंने भक्ति काल को रखा था। फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल को इन्होंने रखा था 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, ठीक है। और फिर अंत में आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को इन्होंने रखा था 19वीं सदी के मध्य से अब तक, ठीक है। तो ये 4 भागों में डिवाइडेड है नगेंद्र जी का काल विभाजन, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और फिर इन्होंने नगेंद्र जी ने आधुनिक काल को भी कई भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है, बांटा है। तो जो सर्वप्रथम काल आता है आधुनिक काल में वो है पुनः जागरण काल, ठीक है, याद रखिएगा, पुनः जागरण काल जो कि भारतेंदु काल माना जाता है। इसका जो समय सीमा है वो माना गया है 1857 से 1900 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कंपलसरी आएगा ये, ठीक है। तो 1857 से 1900 जो ईस्वी जो है ये भारतेंदु काल माना जाता है, जिसे पुनः जागरण काल भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है कि भारतेंदु काल को कौन से नाम से पुकारा जाता है, तो इसका उत्तर होगा पुनः जागरण काल, ठीक है। उसके बाद आता है जागरण सुधार काल। तो जागरण सुधार काल को जो है द्विवेदी काल माना जाता है, ठीक है, द्विवेदी काल। इसकी जो समय सीमा है वो मानी गई है 1900 से 1918, ठीक है, 1900 से 1918 ईस्वी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर छायावाद काल। छायावाद काल को इन्होंने रखा था 1918 से 1938 ईस्वी, ठीक है, 1918 से 1938 ईस्वी को इन्होंने छायावाद काल के अंतर्गत रखा था। फिर आता है छायावादोत्तर काल, ठीक है। तो छायावादोत्तर काल को जो है इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला आता है प्रगति प्रयोग काल, ठीक है, प्रगति प्रयोग काल। ये जो है इसकी समय सीमा है 1938 से 1953 ईस्वी, ठीक है। और फिर आता है दूसरा नवलेखन काल, ठीक है। तो नवलेखन काल की जो समय सीमा है वो है 1953 से अब तक, ठीक है, अब तक जो है चल रहा है नवलेखन काल, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने जो है पहला नाम रखा था आदि हिंदी साहित्य के काल, वो है अपभ्रंश काल, ठीक है। अपभ्रंश काल इन्होंने नामकरण किया था आदिकाल का, ठीक है, अपभ्रंश काल। फिर दूसरा आता है भक्ति काल, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं, भक्ति काल ही रखा इन्होंने। भक्ति काल को लेकर कोई भी वाद विवाद नहीं था वैज्ञानिकों विद्वानों के बीच, ठीक है। भक्ति काल को सभी ने भक्ति काल ही स्वीकारा, कोई अन्य नामकरण नहीं किया। जैसे रीतिकाल को कुछ विद्वानों ने अलंकृत काल, कला काल नामकरण किया था, ठीक है। आदिकाल को कुछ लोगों ने वीर गाथा काल, संधि काल, चारण काल नामकरण किया था। भक्ति काल को लेकर किसी प्रकार का नामकरण नहीं किया गया था, ठीक है। तो भक्ति काल का जो समय सीमा रखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने वो है
1400 से 1650, ठीक है, 1400 से 1650 जो है वो भक्ति काल मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल को जो है बच्चन सिंह ने रखा था सन 1650 से 1857, ठीक है, 1650 से 1857 जो है वो रीतिकाल माना जाता है बच्चन सिंह के अनुसार। और फिर आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को जो है, जो नॉर्मली सभी विद्वानों ने माना है 1857 से अब तक, वो बच्चन सिंह ने भी माना है, ठीक है। 1857 से अब तक जो है आधुनिक काल माना जाता है, ठीक है।